नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम के लिए जो प्रीवियस सीरीज चल रही है उसी क्रम में आज हम लोग करने जा रहे हैं 3 अक्टूबर 2017 शिफ्ट 3 के इंपॉर्टेंट जो जीके के क्वेश्चन 25 से पूछे गए थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग को एक सूचना देना चाहता हूँ कि आपकी जो वीडियो हैं एक तो सुबह 8 बजे आती है और एक शाम को 8 बजे आती है। ठीक है, एक सुबह वाले टाइम में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को देखते हैं और शाम वाली वीडियो में जो रात के 8 बजे आती है इसमें हम जीके क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस सेशन जो है एक दिन में लगभग जीके का एक और इंग्लिश का एक हो रहा है, लेकिन आगे कोशिश ये की जा रही है कि आपके प्रैक्टिस सेशन और तेज़ी से करा दिए जाएँ, जिससे एमटीएस जो कि आपका 2 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, ठीक है, उनको जल्दी से जल्दी कवर कर लिया जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कब घोषित किया जाता है, यानी व्हेन डज द गवर्नमेंट अनाउंसेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को क्या कहते हैं, शॉर्ट में एमएसपी बोलते हैं। ये कब की जाती है, फसलों की बुवाई से पहले, फसलों की बुवाई के बाद, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों की कटाई के बाद, या हमेशा जनवरी के महीने में। तो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एमएसपी होती क्या है और क्यों इसका यूज किया जाता है। एक्चुअली में जैसे मान लो हम लोग गेहूँ बो रहे हैं खेत में, ठीक है, अब जब गेहूँ को बो दिया और अचानक से मान लो जब आपने गेहूँ बोया तो उस समय बहुत सारे लोगों ने गेहूं बोया, तो गेहूं का जो प्रोडक्शन है, गेहूं का जो उत्पादन है, मान लो अचानक बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया। और जब गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो डेफिनेटली इसके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। क्योंकि जब आपका प्रोडक्शन हाई होगा तो यानी कि सब ये जो आपके पास सरप्लस है ये ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगा हमारे मार्केट में, तो डेफिनेटली इसका जो प्राइस होगा वो क्या कहाँ चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। तो जब अगर प्राइस डाउन हो जाएगा तो हमारे जो किसान भाई हैं उनको क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो गवर्नमेंट एक ऐसी स्कीम चलाती है जिसको एमएसपी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये होता है कि फसल की बुवाई से पहले ही उस पार्टिकुलर क्रॉप का या पार्टिकुलर फसल का एक मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है कि कितना भी मार्केट में इसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, कितना भी आपका प्राइस डाउन चला जाए, लेकिन जो उन्होंने एमएसपी दिया यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया, वो मूल्य एक ऐसा निर्धारित कर लिया जाता है कि इससे कम में नहीं खरीदा जाएगा। तो जिससे क्या होता है कि किसानों को नुकसान कम होता है। ठीक है, तो जो सरकार द्वारा ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये फसलों की बुवाई से पहले ही क्या कर दिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है कि जिससे क्या किसानों को क्या नुकसान ना हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन क्रॉप कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कपास की खेती आर्थिक गतिविधि के विकास किस क्षेत्र में आती है। तो ये क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछा गया है 2017 के में, जहाँ तक जब पे आप अगर देख रहे हैं लगातार वीडियो, तो हर वीडियो में आपको जीके वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन मिलेगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनको कितने भागों में बांटा गया, कितने सेक्टर्स में बांटा गया है। तो 3 सेक्टर में बांटा गया है। पहला आपका प्राइमरी सेक्टर है, दूसरा सेकेंडरी है और तीसरा आपका टेरिटरी यानी तृतीय क्षेत्र है। प्राइमरी सेक्टर में वो चीज़ें आती हैं जो नेचुरल या एग्रीकल्चर से हमको प्राप्त होती हैं। नेचुरल या एग्रीकल्चर जो बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वो हमको वो किस सेक्टर में आते हैं, वो आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और जो नेचुरल तरीके से एग्रीकल्चर तरीके से जो हमको रॉ मटेरियल प्रोवाइड हुआ है और उन रॉ मटेरियल से जो हम क्या करते हैं, चीज़ों को बनाने का काम करते हैं, ठीक है, वो किस में आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। और जितनी प्रकार की सेवाएं और सर्विसेज होती हैं वो आपके टेरिटरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र में आती हैं। तो यहाँ पे कपास की खेती यानी एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो एग्रीकल्चर किस सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ऑप्शन 1 हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, किस प्रकार की सरकार को लोगों के सामने अपने कार्यों की व्याख्या करना और अपने फैसलों के लिए पक्ष रखना पड़ता है। तो ये डेमोक्रेसी है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर गवर्नमेंट अगर कोई भी कदम उठाती है, कोई भी कानून बिल लाती है, तो जो लोग हैं उनके सामने उसको प्रस्तुत करती है। तो इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड एंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। तो वो केवल और केवल लोकतांत्रिक गणराज्य यानी लोकतांत्रिक देश में ही पॉसिबल है। तो डेमोक्रेसी इसका और डेमोक्रेटिक कंट्री इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक ग्राम पंचायत को कई भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है। तो जो ग्राम पंचायत होती है इसको पंच में, ग्राम में, सभा में या वार्ड में। तो जो आपकी ग्राम पंचायत इसको वार्ड्स में बांटा जाता है। ठीक है, और जो एक गांव में एक ग्राम पंचायत में कई सारे वार्ड हो सकते हैं, फिर उनके वार्ड मेंबर्स चुने जाते हैं। तो इस आधार पर जो ग्राम पंचायत को किस में बांटा जाता है, वार्ड में मापा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आपको थोड़ा और एडिशनल जानकारी दे दें, जो ग्राम पंचायत है ये 73वें संविधान संशोधन हुआ था आपका, ठीक है, उसके अंतर्गत ये जोड़ा गया था और आपका पंचायती राज। ठीक, अब इसी में अगर हम बात करेंगे जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, ये आपका कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर जो पूरा ग्राम पंचायत है इसको 3 स्तरों में बाँटा जाता है, या पूरी जो पंचायती प्रणाली है इसको 3 स्तरों में बाँटा है। एक होता है ग्राम स्तर पर, ठीक है, और दूसरा होता है ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा होता है जिला स्तर पर, ठीक है। तो जो ग्राम स्तर पर जो इसको ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है, और इसका जो हेड होता है उसको सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं? सरपंच। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है उसको ग्राम सेवक कहा जाता है, यानी कि जो प्रशासन की देखरेख करता है वो ग्राम सेवक कहलाता है। और वहीं अगर हम ब्लॉक स्तर पर बात करेंगे तो यहाँ पे होता है आपका परिषद बोल सकते हैं, मंडल परिषद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मंडल परिषद इसकी होती है, और इसका जो हेड होता है उसको अध्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्यक्ष कहा जाता है। और इसका जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको बीडीओ या बोल सकते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है, बीडीओ, ठीक है। और जो जिला स्तर पर होता है इसका जो नाम होता है जिला परिषद के नाम से पॉसिबल है, और इसका भी क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष जिसको कहा जाता है, ठीक है। और इसका एक सीई होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पूरा पंचायती सिस्टम इसको 3 लेवल पर बांटा गया है, लेकिन ग्राम पंचायत को कितने भागों में बांटा गया वो मतलब किस में बांटा जाता है? वार्ड्स में मापा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। अंग्रेजों ने सरकार की आलोचना करने वालों को शांत करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो ये आया था आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इसमें क्या था कि जो प्रेस है, यानी कि जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह होते थे उस ज़माने में, तो वो क्या करते थे? कुछ भी छाप देते थे। अंग्रेज़ सरकार के जो बुरे काम हो रहे उनको भी छाप देते थे। तो जो यहाँ पे मीडिया है उसको आज़ादी को कंट्रोल करने के लिए, उसकी जो कुछ भी जो छाप रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया, ठीक है। और उस समय जो गवर्नर जनरल कौन थे उनका आप वायसराय थे, वो कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। ये भी आपको ध्यान पड़ेगा। लॉर्ड लिटन उस समय आपके वायसराय थे जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आपका लाया गया था, ठीक है। और इसके आगे फिर बाद में कई प्रकार के यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट आए। अब यहाँ पे जैसे एल्बर्ट बिल की बात करेंगे तो जो एल्बर्ट बिल है ये रिपन के समय में आया था। किसके समय में आया था? रिपन के समय में आया था। इसमें जो भारतीय न्यायाधीश हैं यूरोपीय जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी जांच कर सकते थे, ये इसमें एल्बर्ट बिल में कहा गया था, ठीक है। और फिर आपका ये अगर हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है, ये वारेन हेस्टिंग के समय आया था। कब आया था? वारेन हेस्टिंग के समय आया था, ठीक है। कि ये किसके लिए लाया गया था? कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन प्रबंधन है उसकी जांच करने के उद्देश्य से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। और किसके समय आया था? वारेन हेस्टिंग के समय आया था। तो ये है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा जाएगा तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट होगा, जो कि मीडिया को शांत करने के लिए पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका सामने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे, ये कब से कब तक वहाँ दिल्ली की सुल्तान रही? 1236 से लेकर 1240 तक, 4 साल तक एकमात्र महिला जो कि दिल्ली पर इन्होंने राज्य किया है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे बहुत सारे ऐसे साम्राज्य और संस्थापक भी रहे हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। एक कुतुबी साम्राज्य चला था बीच में, इतना चर्चा में नहीं रहा, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर चला था। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे आपका कुतुबी साम्राज्य चला था, और ये 1206 से लेकर के 1211 तक रहा। और फिर आपका प्रथम इलवारी आया था, एक प्रथम इलवारी, ये आप इस समय ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। ये 1211 से 1266 तक, लाइन से मैं बता रहा हूँ। फिर आपका द्वितीय इलवारी आया था, द्वितीय इलवारी, ये बलबन के समय आया था। किसके समय? बलबन के समय को कहा जाता है। ये 1266 से लेकर के 1290 के बीच का समय था। फिर आपका खिलजी डायनेस्टी आया था, खिलजी वंश, जो कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था, 1290 से लेकर के 1296 तक, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ के जो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। सूर्य किसका उदाहरण है? तो सूर्य तारा है, उपग्रह है, ग्रह है या उल्कापिंड है? सूर्य एक प्रकार का स्टार है, क्योंकि जिन आकाशीय पिंडों में, जिन खगोलीय पिंडों में खुद का प्रकाश होता है, खुद की ऊर्जा होती है, उनको स्टार यानी कि तारा कहते हैं। और उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको सैटेलाइट यानी कि उपग्रह कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल यानी प्राकृतिक सैटेलाइट, और दूसरे आपके होते हैं मैनमेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिनको कहा जाता है, ठीक है, या कृत्रिम उपग्रह जिनको कहा जाता है। ओके, जैसे चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। और जो आर्यभट्ट वगैरह हो गए ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, जो पृथ्वी से जो ग्रह पृथ्वी से छोड़े गए हैं, ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी की कक्षा में चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। और ग्रह क्या होते हैं? ये तो आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। और उल्कापिंड क्या होते हैं? मेट्रॉइड्स होते हैं, ठीक है, जो ऐसे छोटे छोटे पत्थर वगैरह होते हैं जो आकाश में, यूनिवर्स में आपके घूम रहे हैं चारों ओर, इनको उल्कापिंड कहा जाता है। तो सूर्य किसका उदाहरण है? तारे का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के समानांतर वृत्त को क्या कहा जाता है। तो ये जो आपको ये दिख रही है ये वाली लाइन ब्लैक ब्लैक पॉइंटेड में, ठीक है, ये आपकी क्या है 0 डिग्री लैटिट्यूड है और इसी को बोला जाता है क्या, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन किसी को कहते हैं, इसी रेड वाली पॉइंट जो मैंने किया है इसी को कहते हैं, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया इसके समानांतर देखो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, इसी प्रकार से नीचे भी चले जाओ ये वाली लाइन है और ये नीचे क्या है ध्रुव है आपके सामने, ऊपर आपका नॉर्थ पोल है और नीचे आपका साउथ पोल है। तो यहाँ पे जो समानांतर जो वृत्त बन रहे हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश। क्या कहते हैं इनको, लैटिट्यूड्स कहते हैं यानी कि अक्षांश कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर कभी इस प्रकार से पूछ लें, ये जो आपको इस तरीके से दिख रहे हैं और इस परपेंडिकुलर, इनको कहा जाता है देशांतर यानी कि मेरिडियंस, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे लैटिट्यूड पूछा गया तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, किस प्रकार के पौधों में नीचे की शाखाएँ कठोर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब आप बताओ ये क्या है, ये झाड़ियाँ हैं, ठीक है, या जड़ी बूटियाँ हैं या पेड़ हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो डेफिनेटली पेड़ तो नहीं है क्योंकि पेड़ काफ़ी विशाल होता है, उसका जो तना होता है काफ़ी मोटा होता है। जड़ी बूटियाँ भी नहीं है क्योंकि वो एक निश्चित हाइट तक बढ़ती हैं और अक्सर ज़मीन के पास पाई जाती हैं, तो ये भी नहीं है। ये एक प्रकार की झाड़ी है, श्रब्स है। तो झाड़ियों में क्या होता है, जो नीचे की शाखाएँ ये वाली आप देख रहे हैं ये कठोर होती हैं, ठीक है। तो झाड़ियाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है। अधिकांश पौधों को आमतौर पर कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आमतौर पर की बात हो रही है, वैसे देखा जाए जो प्लांट्स होते हैं इनको लगभग 5 भागों में बांटा गया है, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स और क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, ये आपके 5 भाग हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए 5, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर मान लो 5 ऑप्शन में नहीं दिया जाए और 3 ऑप्शन में हो आपका, तब आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स यही 3 मुख्य रूप से माने जाते हैं। श्रब्स के ही 2 पार्ट क्लाइंबर्स और क्रीपर्स मान लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर ऑप्शन में 3 और 5 दोनों दे दिए जाएं तो वैसे एक्चुअली मैं यहाँ पर करेक्ट आंसर तो मैंने 5 दे रहा हूँ, लेकिन जो एसएससी है उसने इसका करेक्ट आंसर 3 माना है। तो ये क्वेश्चन डाउट में रहा था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। फेफड़ों की सबसे संकीर्ण और सबसे अधिक नलिकाओं को क्या कहा जाता है। जो हमारे लंग्स होते हैं इनको क्या कहा, इनको ब्रोंकाइल्स कहते हैं। ये दिख रहे हैं आपको, ये ब्रोंकाइल्स हैं ये वाले पार्ट, ठीक है। और ये एल्वली हैं जिनमें गैसों का आदान प्रदान होता है। तो फेफड़ों की सबसे संकीर्ण और सबसे अधिक नलिकाएं कौन सी हैं, आपकी ब्रोंकाइल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन को क्या कहते हैं। समय के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी, वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है भैया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन और टाइम का मतलब होता है समय। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही, विस्थापन के परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है समय के सापेक्ष। तो कोई विस्थापन हो रहा समय के सापेक्ष यानी कि विस्थापन बटे समय, तो वो किसका सूत्र होगा, विस्थापन और बटे समय का जो अनुपात है उसको वेलोसिटी कहा जाएगा, वेग कहा जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। औसत वेग के लिए एसआई इकाई क्या है, एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। तो वेग बराबर अभी मैंने पीछे देखा क्या होता है सूत्र, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन एक प्रकार की डिस्टेंस है, इसीलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर से। और अगर हम बात करेंगे समय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम से, यानी मीटर पर सेकेंड। इसकी जो करेक्ट एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस वो होती हैं जिनसे हम डाटा को क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में एंटर करा सकते हैं। और आउटपुट डिवाइस वो होती हैं कि कंप्यूटर में जो डाटा है उनको प्रिंट रूप से या किसी अन्य तरीके से दृष्टि देखने के उद्देश्य से हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो उसको आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट रैम इंटरनल होती है, रोम भी इंटरनल होती है, जॉयस्टिक से भी क्या करते हैं, सिग्नल हम अंदर भेजते हैं। लेकिन जो प्रिंटर होता है उसमें हम कंप्यूटर में जो प्रिंटेड छवियाँ हैं उनको प्रिंटर के माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं। तो प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल के रूप में पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर एक ही मात्र ऐसी मेटल है जो आपकी किस में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। एकमात्र मेटल जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, दैट इज़ मरकरी। क्या है भैया, मरकरी है। और इसका सिंबल क्या होता है, Hg होता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80 होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 से आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। इनमें से क्या मिश्रण नहीं है। तो चाशनी यानी शुगर सिरप, डेफिनेटली इसमें वाटर और चीनी होती है,
वाटर प्लस शुगर होता है, तो यानी ये तो मिक्सचर है। लाइम वाटर में क्या होगा आपका नींबू और पानी होता है, ठीक है। मिट्टी में क्या होता है कई प्रकार की बालू, चूना, पत्थर, काफ़ी सारे खनिज पदार्थ भी होते हैं, लेकिन जो बर्फ़ होती है इसमें केवल वाटर होता है, तो ये मिश्रण नहीं है, ये पानी का बदला हुआ रूप है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले पानी को क्या कहा जाता है। मतलब एक वाटर लेवल है आपका, ठीक है, और वाटर इसको टेबल बोलते हैं। वाटर टेबल के नीचे भी अगर आपसे पानी पाया जाता है उसको बोला जाता है एक्वीफर। क्या बोलते हैं उसको, जलवाही स्तर। मतलब एक पार्टिकुलर स्तर के नीचे जो पानी पाया जाएगा उसको जलवाही स्तर कहा जाता है या एक्वीफायर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का नारा था। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना इसका नारा था, और ये कब लॉन्च की गई थी, ये 28 अगस्त 2014 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी कि प्रत्येक एक भारतीय नागरिक का एक खाता होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, मेरा खाता भाग्य विधाता। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से किसने बिजली का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर इन्वेंशन से भी आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आपकी इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया था। अब यहाँ पे कुछ आपके सामने और भी नाम दिए गए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। जो जीएल बेयर्ड हैं, इन्होंने किसका आविष्कार किया था, टेलीविज़न का आविष्कार किया था। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिस ऑप्शन है जो कभी ना कहीं पूछे जाते हैं। और एक किस कंट्री के थे ये भी आपको याद है, यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम के। और बेंजामिन फ्रैंकलिन बता चुका हूँ, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया था। ये कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे, ठीक है। और अगर रदरफोर्ड की बात करेंगे तो अल्फ़ा बीटा जो रेडियो एक्टिव आपका प्रकीर्णन होता है, अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स वगैरह हो गए, ये रदरफोर्ड ने खोज की थी इसकी। और ये कहाँ के थे, न्यूजीलैंड के थे, ठीक है। और जो जीसी मैक्सवेल हैं, जो कलरफुल आप फोटोग्राफी करते हैं बस वर्तमान समय में, कलरफुल जो फोटोग्राफी करते हैं, इसका इन्वेंटर कौन है, जेसी मैक्सवेल हैं। और ये भी कहाँ के थे, यूके, यूनाइटेड किंगडम के थे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है। किस देश ने आईसीसी महिला विश्व कप 2017 की मेज़बानी की थी। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो उस समय की थी इंग्लैंड ने, वर्तमान में आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा मंदिर ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये भैया वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप जो उत्कर्ष अकेडमी की क्लासेस चलती, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर वाली, जो कुमार गौरव सर की क्लासेस देखते होंगे, तो वहाँ पे वो इस क्वेश्चन को काफ़ी बार रिपीट भी करा चुके हैं कि जो ब्लैक पगोड़ा किसके नाम से भी जाना जाता है, ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, शांता रंगास्वामी, ये उसी समय जीती थी, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, शांता रंगास्वामी। ये आपकी 1976 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था, ठीक है, 1976 इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था। क्रिकेटर हैं, तो शांता रंगास्वामी बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, इसके जो पुस्तक हैं वो कौन है, श्री संजय बारू जी हैं। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, द ट्रीटी ऑफ जेदाह 2000 रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द यमन एंड, यानी कि जेदाह की जो 2000 में जो संधि हुई थी, ये यमन और किस देश के बीच हुई थी, ये यमन और सऊदी अरबिया के बीच हुई थी, ठीक है। और ये 1934 से विवाद में रहा है काफ़ी ये चीज़ें, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। सऊदी अरबिया और यमन के बीच की संधि है, वर्ष 2000 की संधि है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने कौन सा, 25, लास्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्वी पाकिस्तान से के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो ये आपका इंडिया है, ऐसे थोड़ा मान लीजिए ये आपका इंडिया है, और ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ये आपका इंडिया है। तो आप अगर इंडिया में देखेंगे ये वाला पार्ट, ये क्या है, बांग्लादेश है आपका, ठीक है। पहले इसको ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था, ईस्टर्न पाकिस्तान, तो बांग्लादेश को ही ईस्टर्न पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने कम समय में 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं हम लोग अपने नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि एक वीडियो आपकी सुबह 8 बजे आती है, एक वीडियो आपकी शाम को 8 बजे आती है, और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द और टाइमिंग वीडियोज़ को बढ़ाया जाए, जिससे आपकी प्रैक्टिस और जल्दी हो सके। क्योंकि हमको अभी 2017 के क्वेश्चन चल रहे हैं, और पेपरों से पहले हमको इंपॉर्टेंट 2017, 2021, 2020 जितने भी प्रीवियस आपके एग्जाम हुए हैं एमटीएस लेवल के, वो सारे कुछ एसएससी के एमटीएस लेवल के, वो आप सारे आपके क्वेश्चन डिस्कस करा दिए जाएँ, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।